हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। तो स्वागत है आपका थिंक डिफरेंट। हमने रिच डैड पुअर डैड बुक की अब तक समरी में ये जाना कि अपना पैसा कैसे और कहाँ खर्च करना चाहिए। ये प्रिंसिपल नंबर 2 था। जो भी लोग उन 2 प्रिंसिपल के बारे में नहीं देखें तो पहले जाके जरूर देखें, उसके बाद ही इस प्रिंसिपल को देखें। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर हर एक बुक की फुल डिटेल्ड समरी मिलती है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की प्रिंसिपल को सुनते हैं और समझते हैं। 1960 यानी कि 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वो अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वो बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ करके वो करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वो अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वो पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता ये है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर से चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है। और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रैट रेस में बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर के पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि ये कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। वैसे एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्योंकि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम पर वो कहीं हंसेंगे तो नहीं। बस यही सोच करके ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वो वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ऐसे लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बना करके संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए, अरे अब तो प्रमोशन हो गया है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, तो नया घर तो ले ही लो। यही सब बातें ना हम लोगों से सुनते आ रहे हैं, और फिर हम भी ना उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर से सही ही होगा। भाई इतने सारे लोग मिलकर के कोई गलती तो नहीं कर सकते ना, ऐसा हम सोचते हैं, राइट? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जब आप खुद को जानते हैं। शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं सही हूँ या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा बस वही आपकी असली ताकत है। तो गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं।
इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वो अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था, तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरीके से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती, उसे दबा देती है, उनकी क्रिएटिविटी को मार कर उन्हें एक सांचे में ढालकर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर के ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। वैसे एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। ये बात उनके गरीब डैड नहीं समझ पा रहे थे। तो बस यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच में। खैर, उनकी बहस तो चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं, उसके लिए वो 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं थी। उससे ज्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वो इस बारे में कुछ सीख पाते हैं। और इसी तरीके से कई एसेट्स उनके हाथों से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दे तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। अगर वो ये जानकर के हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना ले, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वो भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल ये है कि अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी ना एक वजह है, और कारण एकदम सिंपल है। अमीर एसेट खरीदते हैं जो कि उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं? वो तो बस महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं, जब उनकी सैलरी आए। तो सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है, और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी, और फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। कहने का मतलब ये कि एक कर्ज में डूबा समाज जहाँ पर हम रहते हैं, मतलब ये कि अपने घर को एसेट समझना ही वो रीजन है जो कि हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बढ़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वो बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वो पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वो नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लायबिलिटीज पाल ली है, तो यकीनन आपकी जिंदगी एक बहुत ही कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार कुछ काम की ना हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 खर्च होते हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो सोल्यूशन ये होगा कि अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दे। जब वो $6000 आपको मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं, तो आपके एसेट्स आपका सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्दी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समरी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।